साथियों नमस्कार। मैं अजय चतुर्वेदी। मैं आज आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा यूपी बोर्ड की आगामी परीक्षाओं के सिलसिले में। यूपी बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं जो 21 जनवरी से शुरू होंगी और 5 फरवरी तक चलेंगी, और फरवरी में 16 फरवरी से जो लिखित परीक्षा शुरू होगी। इस सिलसिले में हमने बातचीत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए क्षेत्रीय सचिव श्री सतीश सिंह जी से बातचीत करके उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार बोर्ड परीक्षा में क्या कुछ नया होने जा रहा है, क्या कुछ परिवर्तन किया गया है, ताकि बोर्ड परीक्षा की शुचिता को कायम रखा जा सके। जो फेक परीक्षार्थी आते रहे हैं उनको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, प्रश्न पत्र आउट न हो उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, और विद्यार्थियों के हित में क्या कुछ किया जा रहा है। तो विलंब न करते हुए हम सीधे पहुंचते हैं, आपको लेकर के चलते हैं सतीश सिंह जी के पास। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं सतीश सिंह जी से। बोर्ड की परीक्षाएं अगले महीने से संभवतः शुरू होने जा रही हैं। प्रायोगिक परीक्षाएं आमतौर पर जैसे पहले हुआ करती थी, जनवरी में ही उनको ख़त्म कर देने का जो बोर्ड का एक पैटर्न रहा है, उसी पर इस बार भी हम लोग अमल कर रहे हैं। लेकिन प्रायोगिक परीक्षाओं से लेकर के लिखित परीक्षा तक इस बार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में कितने छात्र उपस्थित हो रहे हैं, माने कितने छात्राओं ने पंजीकरण कराया है, और ये परीक्षा कब से कब तक चलनी है, और परीक्षा की शुचिता को कायम रखने के लिए इस बार बोर्ड कुछ खास क्या करने जा रहा है, हम आपसे जानना चाहेंगे। क्षेत्रीय सचिव सतीश सिंह जी। देखिए, मेरे रीजन वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत 15 जिले आते हैं, जिसमें 4 मंडल हैं: आजमगढ़ मंडल, अयोध्या मंडल, वाराणसी मंडल और मिर्ज़ापुर मंडल। इन चारों मंडलों के 15 जिले का कार्य यह परिक्षेत्र जो है देखता है। इस परिक्षेत्र में कुल इस साल 2023 की परीक्षा के लिए 2278 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं, लगभग जिसमें 15 लाख बच्चे इस परिक्षेत्र के जो है सम्मिलित हो रहे हैं, हाई स्कूल इंटर मिला करके, जिसमें हाई स्कूल में 8,44,57 छात्र हैं, जिसमें कि 3,63,815 छात्राएं इसमें परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होंगी। और इसी प्रकार इंटर में 7,65,192 कुल परीक्षार्थियों में से 3,60,955 छात्राएं परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होंगे। और जो हमारे प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं वो 21 जनवरी से लेके 28 तक प्रथम चरण की संपन्न होंगी, जिसमें आजमगढ़ और अयोध्या मंडल सम्मिलित हैं, और 29 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक सेकंड चरण की परीक्षाएं पूरी की जाएंगी, जिसमें कि मिर्ज़ापुर और वाराणसी मंडल की। इन सभी प्रायोगिक परीक्षाएं की तिथियां, जैसा कि आपको बताया हमने, कि निर्धारित हैं, और इन तिथियों के अंतर्गत जो परीक्षकों की तैनाती होना, उनके प्रायोगिक परीक्षा केंद्र कहाँ होंगे, और अमूमन वही हैं जहाँ वो छात्र अध्ययनरत था, और उनको सभी जो आवश्यक सामग्री हैं, प्रपत्र हैं या अभिलेख हैं, जो भी उनके सब चीज़ हैं, वो इस समय सभी जिलों में जनपदों को जो है क्षेत्रीय कार्यालय के
द्वारा जो है उपलब्ध करा दिए गए हैं और निश्चित समय पर सभी को ये परीक्षाएं जो है प्रारंभ भी हो जाएंगी और परीक्षकों की जो ड्यूटी है, तैनाती है, उनको ऑनलाइन भी अवेलेबल है और वो अपने खुद ही जो है उसको ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। रियासत स्तर से भी उनको जानकारी मिल सकती है और ये सब व्यवस्थाएं पोर्टल पे भी उपलब्ध हैं। इसकी सूचना जो है उनको दी गई है। हमारी परीक्षा जो है 16 फरवरी से प्रारंभ होकर के 4 मार्च तक चलेगी इस वर्ष 2023 की और इसमें बड़े ही शुचिता और पवित्रता और संकल्प के साथ ये परीक्षा हम लोग इस साल करा रहे हैं और काफ़ी इसमें सावधानियाँ हमारे नए महानिदेशक सर ने जो है काफ़ी इसमें जो है उसको कुछ नए आयाम दिए हैं। जैसे कि प्राय आप पाते रहे होंगे कि जो प्रश्न पत्रों के रखरखाव के लिए जो है इस बार जो है हम लोग अलग से स्ट्रांग रूम बनाए जाने की व्यवस्था की गई है और प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनी रहे, किसी उसकी सुरक्षा बहुत ही अत्यंत बेहतर तरीके से हो सके, उसके लिए भी जो है व्यवस्थाएं जो है की गई हैं। और प्रायोगिक परीक्षा के प्रारंभ से ही हमारी परीक्षा एक प्रकार से जो है प्रारंभ मान ली जाती है। तो प्रायोगिक परीक्षा में ही जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती जो है की गई है, जोनल मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की गई है और इसी समय से परिलक्षित होने लगेगा कि इस परीक्षा की संवेदनशीलता और इसको कितने सतर्कतापूर्वक इसको कराए जाने के लिए हम लोग तत्पर हैं। इसके लिए हम ये प्रायोगिक परीक्षा से ही इसको पता चल जाएगा। इस संदर्भ में एक चीज़ आपसे ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो हमारा कंट्रोल रूम आप क्षेत्रीय कार्यालय का बना हुआ है, जिसका नंबर वाराणसी के कोड 0542 के साथ 250-9990 है एवं इसका जो जीमेल का पता है aro.varanasi@gmail.com, इस पर प्रैक्टिकल के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत पाने पर, किसी छात्र द्वारा यदि कोई शिकायत पाई जाती है या अध्यापक को कोई जो परीक्षक है उसको किसी प्रकार की शिकायत मिलती है, असुविधा उसको होती है या कोई परेशानी होती है, तो इस प्रकार की को इस नंबर पे जो है उनको उनके द्वारा सीधे जो है सूचना दी जा सकती है और जिसको देन एंड देयर उसको टैकल भी किया जाएगा। अभी आपने ये सारी तैयारियां बताई। निश्चित तौर पर पिछले कुछ वर्षों में यूपी बोर्ड की परीक्षा में काफ़ी सख्ती बरती गई, काफ़ी कुछ प्री एग्ज़ामिनेशन पीरियड में ही आप लोगों ने जो कार्रवाई की अपने स्तर से, बोर्ड कार्यालय की तरफ से, DIS कार्यालय की तरफ से, संयुक्त शिक्षा निदेशक के कार्यालय की तरफ से। इसमें एक चीज़ उल्लेख करना चाहूँगा कि करीब 2-3 साल पहले तक ऐसा सुनने में आया करता था कि बहुत सारे परीक्षार्थी डुप्लिकेट नज़र आते थे और आपके स्तर से भी इस दिशा में काफ़ी बड़ी कार्रवाई भी पूर्व में की गई है। तो इस बार भी ऐसा कुछ डुप्लीकेसी का कुछ मामला सामने आया था क्या? नहीं, डुप्लीकेट आप उसको नहीं कह सकते हैं, उसको आप ये कह सकते हैं कि फर्जी कह सकते हैं, अथवा बाहर के प्रांतों से आकर के कुछ परीक्षार्थी यहाँ प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होकर के परीक्षा देने का प्रयास करते थे। जी जी। लेकिन विगत 2-3 सालों में हम लोगों ने उसको बड़े ही कड़ाई से उसकी जांच कराई और जांच में ये पाया गया कि काफ़ी उसमें से फेक परीक्षार्थी जो फेक डॉक्यूमेंट के आधार पर के परीक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। जैसे कि बहुत एज होने के पश्चात कम एज दिखाने के लिए दूसरे प्रांतों से आ करके, तो इस प्रकार की चीज़ों को गहन जांच करने पर यह पाया गया कि ऐसे परीक्षार्थियों का एग्जिस्टेंस ही लगभग नहीं था और उनको जो है उनके सत्यापन इत्यादि जो है जब कराया गया तो उसके आधार पर फिर उनकी छटनी की गई और उसका एक प्रभाव ये रहा कि वो प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होते थे। और उसके बाद जो है ये भी रणनीति बनाई गई कि अब प्राइवेट परीक्षा केंद्र जो पहले निर्धारित होते थे वो केवल राजकीय विद्यालय निर्धारित होंगे और उनकी उस विद्यालय स्तर पे ही जब वो प्राइवेट
परीक्षार्थी के रूप में पंजीकृत होने की स्थिति में होते हैं, तभी जो है उन पर काफ़ी उनके अभिलेखों की जांच पड़ताल भी अब की जाने लगी। ऐसी स्थिति में जो है अब जो है ये संख्या अत्यंत ही न्यून रह गई है। एकदम जो जेन्युइन परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वही जो है परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हो पाते हैं। आप लोगों की इस सख्ती की ही वजह है शायद कि व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की संख्या पिछले कुछ सालों में घटी है। हाँ, निश्चित रूप से उसकी जांच पड़ताल बहुत जब कायदे से होने लगी, तो जो बाहरी परीक्षार्थी आते थे या जो कुछ गलत अभिलेखों के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होने का प्रयास करते थे, तो ऐसी स्थिति में उनकी संख्या अपने आप घट गई। अब ये एक्चुअल जो वास्तविक परीक्षार्थी हैं वही सम्मिलित हो पाते हैं। ये हालांकि शुरुआती दौर में मैंने 5-7-10 साल पहले की अगर बात की जाए तो कुछ रेगुलर स्टूडेंट्स भी, कुछ स्कूल भी इस तरह से चुनिंदा होते थे जहाँ पर इस तरह के लड़कों का रजिस्ट्रेशन, फेक रजिस्ट्रेशन करा करके उनसे परीक्षा, उनके बदले दूसरे बच्चों को परीक्षाएं दिलाई जाती थी, या बहुत सारी बातें ऐसी होती थी जो कि जैसा आपने बताया कि दूसरे प्रांत से, दूसरे देशों से आकर के लड़के परीक्षा देते थे। वो चीज़ें अब उन पर काफ़ी हद तक शायद नियंत्रण कर लिया गया है। नहीं, काफ़ी हद तक नहीं, उसको आप पूर्णतः कर सकते हैं नियंत्रण कर जी लिया, क्योंकि देखिए अब परीक्षाएं जो आप देख रहे हैं कि विगत 5 साल से CCTV कैमरे के अंतर्गत होती है। जी जी। सीधे सर्विलांस इनका होता है और जिले मुख्यालय से लेकर के जिले मुख्यालय पे कंट्रोल रूम स्थापित होता है और प्रदेश मुख्यालय पर भी कंट्रोल रूम स्थापित होता है और सीधे किसी भी परीक्षा केंद्र के किसी कमरे के किसी परीक्षार्थी को किसी समय देखा जा सकता है। तो ये अपने आप में जो है फिर ऐसी स्थिति में जो अराजक तत्व कह सकते हैं अथवा गलत जो अभ्यर्थी जो अपना प्रस्तुत करने की हिम्मत किसी की हो ही नहीं सकती। हाँ, अब तो अनुचित साधन का जो इस्तेमाल होता था और ख़ास तौर पर कुछ बाद में उस पर कड़ाई की गई, तो उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी आई जिसमें ये सुनना जाने लगा कि कुछ बच्चों को रूरल एरियाज़ में बोल करके लिखवाया जा रहा है। तो उसके लिए आप लोगों ने वॉइस रिकॉर्डर भी लगा रखा है परीक्षा केंद्रों पर, हर कमरे में। वो सारी चीज़ें भी काफ़ी हद तक दूर हो चुकी हैं। तो देखिए, नकल नाम की जो चिड़िया होती थी वो लगभग यूपी में जो है बड़ी दूर की कौड़ी हो गई। जी जी। वो यहाँ आपको, आप भी मीडिया से हैं, आपको कभी ये सुनाई नहीं देता होगा, दिखाई नहीं देता होगा, या आप भी जांच पड़ताल करते होंगे, तो ऐसी कोई स्थिति जो है अब सामने नहीं दिखाई देती। एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा, जब अभी आपने बताया कि प्रश्न पत्रों के रखरखाव को लेकर के एक अलग से स्ट्रांग रूम होगा, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बहुत लंबा नहीं, पिछले साल की ही अगर हम बात करें तो बलिया में जिस तरह की घटना हुई, उससे सबक लेते हुए क्या कुछ नया करने का इस बार विचार है कि कहीं से भी उस तरह की घटनाएं बार बार न आवे, ताकि यूपी बोर्ड की जो एक प्रतिष्ठा है वो, उस प्रतिष्ठा पर कोई आंच न आने पाए? निश्चित रूप से आपको परिलक्षित होगा और उस प्रकार की घटनाएं अब होने का मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अवसर कहीं भी आपको दिखाई देगा। इस प्रकार की जो सतर्कता जो बरतते जाने का जो इस बार व्यवस्था की गई है वो आपको परिलक्षित। जी जी। परीक्षार्थियों की दृष्टि से क्या कुछ सुविधा बोर्ड देने जा रही है? परीक्षार्थियों के लिए देखिए, सुविधा बोर्ड ऐसी जो सुविधा उनको परीक्षा, जैसे मैंने बताया कि कंट्रोल रूम की व्यवस्था है और मुख्यालय स्तर पे भी, जैसे इलाहाबाद में भी कंट्रोल रूम की है और उसको जो है पेपर में भी, बल्कि आप देखे होंगे, प्रसारित कर दिया गया है। तो परीक्षार्थी को अपनी परीक्षा दें और किसी प्रकार की असुविधा, किसी प्रकार की दिक्कत, कोई बात ऐसी आती है तो उसको जो है तुरंत जो है निराकरण जो है किया जाने का आश्वासन मतलब है। और जहाँ तक रही बात की उनकी और क्या सुविधा है, तो और देखिए उनके अभी जनपद स्तर पे जैसे परीक्षा केंद्र बोर्ड ने एक प्रस्तावित परीक्षा केंद्र जो है दिए थे
और उसको जो है जिले स्तर पर जो है उसको जिलाधिकारी महोदय के नियंत्रण में जो कमेटी है उसने जो है पूरा परीक्षण किया। उसके बाद भी हमारे प्रदेश स्तर पर, प्रदेश मुख्यालय स्तर पर उनसे सभी से प्रत्यावेदन, छात्रों से, चाहे प्रबंधक से, चाहे प्रधानाचार्य से, सबसे प्राप्त किए गए कि यदि उनके छात्र कहीं दूर हो गए या कोई विषम परिस्थिति ऐसी हो, मतलब कि कहीं जैसे नदी, नाला, पुल या संसाधन के जो जाने आने के मार्ग हैं उसमें कहीं व्यवधान की स्थिति हो रही हो, तो उसको जो है अवगत कराएं, अपना प्रत्यावेदन दें। और उन्होंने प्रत्यावेदन दिया भी। करीब 2500 की संख्या में ऐसे प्रत्यावेदन आए थे। उनको ध्यान में रखते हुए उनका सम्यक रूप से निस्तारण करके पुनः जो है उनको जितना उनको यथासंभव जो दूरी के मानक जो मदद की जा सकती है, जो व्यवस्था की जा सकती है, वो जो किया गया। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसा कि यूपी बोर्ड में लगभग 3 तरह के विद्यालय पाए जाते हैं, जो राजकीय विद्यालय हैं, सहायता प्राप्त विद्यालय हैं और वित्तविहीन विद्यालय हैं। बार बार ये सवाल उठता है कि वित्तविहीन विद्यालयों को कभी परीक्षा केंद्र न बनाने की बातें आती हैं, कभी ये होता है कि उनके शिक्षकों को कक्ष निरीक्षण से दूर रखा जाएगा, या वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं या हेडमास्टर हैं उनको सेंटर सुपरिंटेंडेंट नहीं बनाया जाएगा। तो इस बार भी कुछ इस तरह की गाइडलाइंस हैं क्या? देखिए, वित्तविहीन विद्यालय विद्यालय ही है जी। ऐसा नहीं है कि वित्तविहीन विद्यालय वो कोई अलग है और वो भी शिक्षा देते हैं, ऐसा कोई मानक नहीं है। जो परीक्षा केंद्र बनाने का अर्थ ये है कि यदि कोई भी नोटोरियस रहा हो, कोई डिबार की स्थिति में रहा हो, कोई पिछले वर्ष यदि किसी ने जो है कदाचार करने का प्रयास किया हो, तो चाहे सबित हो चाहे वित्तविहीन हो, वो तो उस श्रेणी में आता ही है कि उसको जो है बहिष्कृत किया जाए। और उनको ऐसा कुछ नहीं है कि उसको कोई अलग से उसके विषय में सोचा जाता है। और जैसे बहुत से अच्छे वित्तविहीन विद्यालय आप देखेंगे जो कि और वो सेंटर भी बनते हैं और अच्छी यदि कैपेसिटी है, अच्छी उनका विद्यालय है, परिवेश है, धारण क्षमता है, सुविधाएं उनमें सुविधा संपन्न है, जहाँ की हम परीक्षार्थी आराम से परीक्षा दे सकते हैं, तो ऐसा कुछ नियम अलग से नहीं है उनके लिए भी नहीं, वो भी विद्यालय की ही श्रेणी में है। और उसी तरह बहुत से ऐसे सभी विद्यालय भी मिलते हैं, तो इसको कैटेगराइज इस प्रकार से कोई कुछ नहीं। चलिए, आपने बहुत सारी जानकारी दी। छात्रों के हित में परीक्षा की शुचिता को कायम रखने के उद्देश्य से ये प्रक्रिया, हम लोग की बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करेंगे कि इस बार भी जो बोर्ड की परीक्षा है आपके नियंत्रण में सकुशल संपन्न हो और शांतिपूर्वक संपन्न हो। बच्चे आराम के साथ जो परीक्षार्थी हैं वो अपनी परीक्षा दें और अपनी योग्यता का प्रदर्शन करें। नमस्कार।